कैसे हो दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस चैनल पर टीका उत्सव पर बात करने जा रहा हूँ। टीका उत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया एक अभियान है भारत में टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन को प्रेरित करने के लिए। विपक्ष को देखें या इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा करें तो इसे राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है और टीकों की कमी जो है उसको भी उजागर किया जा रहा है। ये मामला उठता जा रहा है कि हम वैक्सीनेशन से संबंधित जो भी कोविड-19 के टीके हैं उन्हें हम बाहर निर्यात कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में भी इसकी कमी बढ़ रही है। इस प्रकार की खबरें जो है आप पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि मैं राजनीतिकरण की बात करूं, यदि ये राजनीति है या नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वर्तमान में जो कोरोना महामारी फैल रही है, इस महामारी से बचाव का एक यही तरीका है। इसके साथ साथ मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, 2 गज दूरी बनाकर रखें। इस प्रकार की बातें आप सुनते रहते हो, इन्हें फॉलो करें। हमें इस लड़ाई से लड़ना है। ये चाहे राजनीति से प्रेरित हो चाहे ना हो, हमारे जीवन की रक्षा हमारे हाथ में होती है। तो इस टीका उत्सव पर किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसी को मैं लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि मेरे इस लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसी राजनीति से प्रेरित ना होकर इस उत्सव को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाएं। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। टीका उत्सव हेडिंग डाल दीजिए, टीका उत्सव। इसको यदि आप इंग्लिश में कहोगे तो आप कह सकते हो वैक्सीन फेस्टिवल। वैक्सीन फेस्टिवल के नाम से आप इसको कह सकते हो। वैक्सीन फेस्टिवल ये जो मनाया जा रहा है, पहली बात तो क्यों मनाया जा रहा है इसकी बात करें। उद्देश्य भारत में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। देखिए, यहां हम एक बात और ध्यान में रखेंगे। एक तो ये कि भारत में कोविड-19 से संबंधित जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया थी वो कब प्रारंभ हुई। आप भली भांति जानते हो कि भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रारंभ है, ये डेट याद रखना, वैक्सीनेशन प्रारंभ ये हुआ था 16 जनवरी 2021 को। जब हम पुराने पेपर देखते हैं तो एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि वैक्सीनेशन शब्द की जो व्युत्पत्ति है एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। मैं आपको बता ही देता हूं। ये क्वेश्चन है, सीडीएस का क्वेश्चन है, 2015 में आया था। वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति मतलब ओरिजिन एक लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। वह शब्द किससे संबंधित है? सुअर, अश्व मतलब हॉर्स, गाय, काऊ, कुत्ता, किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। एक तो दोस्तों हो सकता है आप इसका आंसर भी दे दो, मैं बता भी दूंगा, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा और ये जो बात है आपके एग्जाम को क्लियर करने से संबंधित है। आप इस क्वेश्चन का डिजाइन देखिए। मैं जानबूझ कर ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया। इस क्वेश्चन का आप डिजाइन देखिए और क्वेश्चन की प्रकृति पर नजर डालिए।
एक तो 2015 का क्वेश्चन है ये, और 2015 में कोरोना वायरस तो था नहीं, कोविड-19 तो कोई महामारी तो आई नहीं थी, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया। और आज के संदर्भ में आप इस वैक्सीनेशन शब्द को देखिए, बार बार कितना वैक्सीनेशन शब्द आता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है? गौर करें इस बात पर। और दूसरा, आप देखिए एग्जामिनर कितनी आधारिक बात पूछ रहा है आपसे, एक मूल बात पूछ रहा है आपसे, एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट पूछ रहा है, आधारिक बात पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि जो वैक्सीनेशन शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, उसका अर्थ क्या है। समझे बात को? और दोस्तों, आप सब लोग जानते हो, मेरे जितने भी लेक्चर आपने सुने हैं, शायद हम इसी लहजे को लेकर आगे चलते हैं, और यही वो लहजा है जो आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। तो मेरा प्रयास रहता है, मैं चाहूंगा कि मेरे इस प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि सोशल मीडिया के जाल में जो ये फंस कर अपने जीवन को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे उनका बचाव हो सके। मैं कई बार आपको कहता हूँ कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दें, और सीधा वहाँ फोकस करें जहाँ पर एग्जामिनर का दिमाग चलता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है गाय। गाय इसका आंसर होगा। आप अपने नोटबुक में इसको नोट करें। अब आता हूं मैं वापस अपने टॉपिक पर। वैक्सीनेशन, कुछ बातें और बता देता हूं। ये जो वैक्सीनेशन शब्द है, लैटिन भाषा का एक शब्द है वैक्सीन, यहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। और ये जो वैक्सीन है, इसका अर्थ अभी हमने जाना है, गाय व उससे संबंधित। एक क्वेश्चन और बनता है, आपने कभी एडवर्ड जेनर का नाम सुना होगा। एडवर्ड जेनर फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी उनको जानते हैं। ये जो वैक्सीन है, यदि आपसे कहते हैं कि वैक्सीन की खोज किसने की, तो ध्यान रखें, वैक्सीन की खोज की एडवर्ड जेनर ने। ये जो एडवर्ड जेनर है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो क्वालिटी होती है उस पर गौर करें, और क्वालिटी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है आपके पुराने पेपर को देखते हुए, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब यदि आपके नोट्स में ये बात नहीं है कि इसकी उत्पत्ति वैक्सीन से हुई है और वैक्सीन का अर्थ गाय उससे संबंधित है, तो उस नोट्स में आप इसे ऐड कर दें। जो भी नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं, जिसके पास ये फैक्ट नहीं है, उसको नोट कर ले। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है सीडीएस में, और अब वैक्सीनेशन शब्द कितना चल रहा है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। हमने उद्देश्य की बात की है। अब ये जो वैक्सीनेशन से को बढ़ाने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जो ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये कब से कब तक मनाया जा रहा है। एक तो ये 4 दिन का उत्सव है, ध्यान रखें, 4 दिन का उत्सव है। 11 अप्रैल मतलब आज के ही दिन से 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक ये मनाया जा रहा है।
भारत में वैक्सीनेशन के प्रति लोगों को जागरूक बनाना और भारत में जो कोरोना की दूसरी लहर आई है उससे हम कैसे बचें, क्योंकि आप जानते हो शिक्षा का क्षेत्र हो जाए चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो जाए, इस पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। आप देखिए स्कूल बंद है और स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ता है। और बच्चों की पढ़ाई का तो आप छोड़िए, एक बार उसको चलो साइड में कर देते हैं हम, उनका जो मेंटल लेवल है वो गिरता जा रहा है। कैसे हम इसे पूरा कर पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं आगे के हालात कैसे हो। हम परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि एक अच्छा जीवन हमें मिले और हमें एक नई सीख के साथ इस जीवन को आगे बढ़ाएं। 11 अप्रैल 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक ये जो टीका उत्सव मनाया जा रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि इस दिन तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है ये। आप कह सकते हो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। और 14 अप्रैल भली भांति जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। मुझे शायद आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अब हमें क्या करना है। एक तो हमें महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में जानना है, बहुत ही बेसिक लेवल, इसको भरना नहीं है। ध्यान रखें, मैंने देखा है भर देते हैं स्टूडेंट, इसको उलझ जाओगे नहीं तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहां हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि इसके संबंध में जो पुराने साल है इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और उसी को आधार बनाकर ही मैं आपको बताऊंगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो। पहले मैं ज्योतिबा फुले की बात करूंगा, फिर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करूंगा। आपके सामने जो पिक्चर है ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी की है। ज्योतिबा फुले, ये पिक्चर इनकी है। जन्म दिवस मनाया जा रहा है 11 अप्रैल को इनका जन्मदिन है। हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। एक तो इनका जो जन्मदिन है ये है 11 अप्रैल 1827। 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र से ये संबंधित है, लेकिन आपको जो स्थान विशेष है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्थान है कटपुर। ये सतारा में पड़ता है। सतारा महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिए। अब आप देखिए यहां पर कैसे क्वेश्चन बने। एक तो इन्होंने जो पिछड़े वर्ग है इनके उत्थान के लिए काम किया था, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने भी पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम किया था। दोनों का संबंध पिछड़े वर्गों के उत्थान से है। एक सत्यशोधक समाज था, उसके ये संस्थापक रहे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक
आपको ध्यान रखना है कि ये जो सत्यशोधक समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी और ये कैसे काम करता था। देखिए, इसका जो उद्देश्य था, मैंने अभी आपको कहा, पिछड़े वर्गों का उत्थान, इसका उद्देश्य। पिछड़े वर्गों का उत्थान इसका उद्देश्य था। जो निचले तबके के जो लोग होते हैं उनको ऊंचा उठाना, उनको डेवलपमेंट करना, उनके लिए स्कूल खुलवाना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। 1873 में इसकी स्थापना हुई, ये आप ध्यान रखो। 1873 इंपोर्टेंट सन। इसके बारे में एक बात और है, ये पहला भारतीय संगठन है, पहला भारतीय संगठन है जिसने पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की। पूना में कन्या विद्यालय की स्थापना की, मतलब महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित ये कदम उठाया था इन्होंने। और भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के अलावा इन्होंने अन्य स्कूल भी खुलवाए। अब आप देखिए स्कूलों पर कितना ध्यान दिया गया। यहाँ से आपको ये पता लगता है कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वर्तमान में जो नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में जो शामिल हो रहे हैं, उनके शामिल होने में इन महापुरुषों का कितना योगदान है। नहीं तो आप जानते हो, भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, चाहे SC, ST, OBC के जो लोग हैं, इनकी शिक्षा पर रोक हुआ करती थी और महिलाओं की शिक्षा के बारे में तो बात करना ही बेमानी होता था। ये आप भली भांति जानते हो। इस दिशा में जो सबसे ज्यादा कारगर कदम उठाए वो इन जैसे महापुरुषों ने उठाए। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी, जैसे हम कहें प्रमुख रचना में इसकी गुलामगिरी इनकी प्रमुख रचना है। ये आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। और इसमें क्या बताया गया है, पाखंडी ब्राह्मणों जो थे उनको बेनकाब किया गया, उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से पिछड़े वर्गों को दूर रहने की अपील की गई। देखिए, इसमें पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों, इसमें पाखंडी ब्राह्मणों व उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। आप समझ गए होंगे कि इस पुस्तक में वो बातें बताई गई कि जो ब्राह्मण वर्ग था, जो कि पिछड़े वर्गों का जो शोषण करता था और अपने धार्मिक ग्रंथों के जाल में उन्हें फंसाने का प्रयास करता था, उससे सुरक्षा दिलाने के प्रति के लिए एक जागरूकता इस पुस्तक में की है। गुलामगिरी, ये गुलामगिरी पुस्तक बकायदा आई हुई है। तो आप ध्यान रखें, ज्योतिबा फुले के बारे में ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बनते हैं। मैं चाहूंगा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ज्योतिबा फुले जी के बाद में अब मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चर्चा करना चाहूँगा। आपके सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के जनक, उनकी तस्वीर है
इन्होंने भी पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए थे, जिसका परिणाम हम आज देखते हैं। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो भी नई बात है उसको आप अपने नोट्स में ऐड करें। एक तो इन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। आज जो हम भारतीय संविधान देख रहे हैं उसके रचयिता रहे हैं ये, इनके जनक है ये, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और जो जन्म स्थान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महू, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। एक इनका निक नेम भी है, इन्हें आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कई बार देखा है। ये जो 14 अप्रैल है, इनके जन्म को हम समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्न में से किसके जन्म दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो आप जानते हो संविधान सभा का गठन किया गया, उसके लिए चुनाव हुए थे। चुनावों के संबंध में इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि इनके निर्वाचन क्षेत्र में थोड़ी सी अलग बात देखने को मिलती है। जब प्रारंभ में चुनाव हुए थे, मतलब जब पाकिस्तान की घोषणा नहीं हुई थी, तो हम पूरे भारतीय क्षेत्र का संविधान बना रहे थे। बाद में पाकिस्तान के निर्माण की बात होने लगी तो पाकिस्तान के संविधान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई। तो भारतीय संविधान को जो लिख रहे थे सदस्य, वो पाकिस्तान के संविधान को बनाने में लग गए। इस कारण से भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। तब इनका दोबारा निर्वाचन किया गया था। क्यों? क्योंकि इनका जो प्रारंभिक निर्वाचन था ये पूर्वी बंगाल से हुआ था, और ये जो पूर्वी बंगाल है आप जानते हो पाकिस्तान में चला गया था, जिसे आप वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान की घोषणा के बाद इनका दोबारा चुनाव हुआ था। तो जो पुनः निर्वाचन हुआ था इनका, ये बंबई से हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। इनका जो पुनः निर्वाचन है ये बंबई से हुआ था। ये भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रहे हैं। प्रथम विधि। कुछ बातें और करेंगे इनके बारे में। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का, या आप कह सकते हो संविधान का दक्ष पायलट कहा। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट किसने कहा था?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। इसी तरीके से एक और बात है के.वी. राव के अनुसार, इन्होंने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में एक बात कही। इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के जनक के साथ साथ जननी भी है। एक लाइन लिख दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के या संविधान के जनक के साथ साथ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक के साथ साथ जननी भी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया था कि मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यही है कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया है। और वास्तव में ये प्रारूप समिति वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए ये समिति गठित की गई थी। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और सदस्यों में कई थे, मावलंकर थे, आयंगर थे, ये प्रमुख सदस्य थे। के.वी. मुंशी भी इसके सदस्य थे। इसकी बातें हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते रहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में। एक तो इन्हें जो भारत रत्न मिला था ये 1990 में मिला था। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखे। आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊं, एसएससी का है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला था, यह आया हुआ है। तो जो महापुरुष होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया होता है, उस संबंध में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे भी आप जानते हो 14 अप्रैल को इनकी जयंती आने वाली है और जयंती आए चाहे न आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा एग्जामिनर की पसंद रहे हैं। तो इनको 1990 में भारत रत्न मिला था। क्लियर हुई सारी बातें? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने टीका उत्सव को लेकर जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उस पर मैंने आपके साथ चर्चा की है। टीका उत्सव को राजनीति से प्रेरित हुआ ना मानकर मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ाएं और भारत को कोरोना मुक्त करने में अपना सहयोग दें, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है और इस कड़ी से कड़ी को जोड़कर ही हम जो कोरोना वायरस फैल रहा है उस कड़ी को हम तोड़ सकते हैं। और इसका इलाज जो है वैक्सीनेशन एक बेहतरीन इलाज में शामिल है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को बढ़ावा दें और सरकार की जो भी गाइडलाइन होती है उसका पालन करें। तो ये शब्दों के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।